अस्सलाम वालेकुम। दबिस्तानी लखनऊ की अदबी तारीख़ में इमाम बख्श नासिख को एक मरकज़ी और फ़ैसलाकुन हैसियत हासिल है। उन्होंने उर्दू ज़बान की इस्लाह और उसके मुहावरे की तहज़ीब और उसलूब की सफ़ाई के लिए जो तहरीक शुरू की, उसने लखनऊ के अदबी माहौल को नई समत अता की। नासिख की लिसानी रिवायत उनके शागिर्दों ने ना सिर्फ आगे बढ़ाई बल्कि उसे मजबूत बुनियाद भी फराहम की। तो हम बात कर रहे हैं नासिख की शागिर्दों की, जिन्होंने ना सिर्फ नासिख की रिवायत को अपनाया बल्कि उसे मजबूत बुनियाद भी फराहम की और आगे बढ़ाया। नासिख के शागिर्दों में आज हमारे पास पहला नाम है सैयद अली औसत रश्क। सैयद अली औसत रश्क 1893 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद सलमान थे, मगर बदकिस्मती से रश्क अभी कुछ माह के ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इब्तदाई ज़माने में उन्होंने मीर खलीक से इस्लाह ली और उनके ज़ेर असर गज़ल गोई की मशक की, मगर जल्द ही लखनऊ का रुख किया, जहाँ वो इमाम बख्श नासिख के शागिर्दों में शामिल हो गए। तकरीबन 1851 ईस्वी में नवाब अमीन के साथ रश्क इराक रवाना हुए। 1853 ईस्वी में नवाब अमीन का इंतकाल हुआ तो रश्क ने वापसी इख्तियार नहीं की बल्कि वहीं पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और आखिरकार 1867 ईस्वी में इराक ही में उनका इंतकाल हुआ। रश्क के अदबी कारनामों को अगर देखें तो उसमें 3 दीवान शामिल है: नज़्म मुबारक, नज़्म गरामी और नज़्म आखिरी। रश्क की निहायत अहम और इल्मी काविश जो है वो नफ्सुल लुगा है, जो 1840 ईस्वी में तसनीफ की गई मगर मुकम्मल तौर पर शाया ना हो सकी। इस लुगत में रश्क ने नासिख के उसूलों के मुताबिक अल्फाज की छान पटक की और ज़बान को मयारी बनाने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा नाम है हमारे पास मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क। मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क नासिख के एक अहम शागिर्द थे। वो मिर्ज़ा काज़म अली सालेह के बेटे थे। बर्क अपने वक्त के एक खुशहाल और असर शख्स थे और वाजिद अली शाह के उस्ताद और मसाहिब की हैसियत रखते थे। जब 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को मजूल किया और कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया तो बर्क भी उनके साथ वहाँ चले गए। बाकी की जिंदगी उन्होंने वहीं पर गुजारी और वहीं पर बलाहिर 1857 ईस्वी में कलकत्ता में ही उनका इंतकाल हुआ। अदबी मैदान में बर्क ने एक ज़हीन दीवान छोड़ा। इन्होंने भी अपने उस्ताद नासिख के रंग में शायरी की, उनकी तकलीद की और उन्हीं के रंग को आगे बढ़ाया। तीसरा नाम है हमारे पास शेख इमदाद अली बहर। शेख इमदाद अली बहर फैजाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख इमाम बख्श था, जबकि इनके उस्ताद का नाम भी इमाम बख्श नासिख था। बहर फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुए। लखनऊ में छोटी शहजादी की सरकार से उन्हें वजीफा मिलता था, जिससे उनकी माशी हालत मुस्तहकम रही। जिंदगी के आखिरी दौर में वो रामपुर चले गए, जहां उस जमाने में अदब की सरपरस्ती मौजूद थी, मगर कुछ अरसे बाद ये वापस लखनऊ आ गए और यहीं पर इनका इंतकाल हुआ। बहर अपनी जिंदगी में अपना दीवान मुरतब नहीं कर सके, लेकिन बाद में सैयद मोहम्मद खान रिंद ने उनके कलाम को जमा किया और रियाजुल बहर के नाम से उनका दीवान मुरतब किया, जो 1851 ईस्वी में शाह हुआ। दीवान के अलावा इनके एक अहम तसनीफ बहरुल बयान है, जो उर्दू कवायद पर मबनी है, मगर इसका अंदाज फारसी तर्ज का है, यानी इसकी जो जबान है वो फारसी नमा है। तो उर्दू कवायद के बारे में है लेकिन जबान फारसी नुमा है। इसके बाद ख्वाजा मोहम्मद वजीर लखनवी। ख्वाजा मोहम्मद वजीर लखनऊ के निहायत अहम और बावकार शायर थे। वो ख्वाजा मोहम्मद फकीर के बेटे थे और इमाम बख्श नासिख के खास शागिर्दों में शुमार होते थे। अरबी, फारसी और उर्दू पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल था। इनकी एक नुमाया खासियत ये थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी किसी दरबार की मुलाजमत इख्तियार नहीं की। हालांकि वाजिद अली शाह ने कई बार इन्हें दरबार में बुलाने की कोशिश की, मगर ये नहीं गए। वजीर ने अपनी जिंदगी में अपना कलाम जो था उसको जमा किया होता, लेकिन वो ज़ाया हो गया। उसके बाद इनके शागिर्दों ने बड़ी मेहनत से इनका कलाम जमा किया। बलाहिर ये दीवान जो है दफ्तरे फसाहत के नाम से मुरतब हुआ और इनकी वफात के बाद 1854 ईस्वी के बाद शाया किया गया। पीर फकीर मोहम्मद खान गोया। फकीर मोहम्मद खान गोया का ताल्लुक अफगान कबीले अफरीदी से था और वो लखनऊ के मज़ाफ़ात मलिकाबाद में पैदा हुए। वो एक सिपाही पेशा इंसान थे और दरबार से वाबस्ता रहे। गाज़ीउद्दीन के दौर में इन्हें मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा गया, जो इनके उरूज का ज़माना था। ये ज़माना आगा मीर के उरूज का भी था। आगा मीर गाज़ीउद्दीन के नायब थे। हाजी मिर्ज़ा ने एक साजिश के तहत आगा मीर को कत्ल करने की कोशिश की। इस कोशिश में आगा मीर बच गए, लेकिन गोया जख्मी हो गए। उनका हाथ जो था वो जख्मी हो गया। कुछ अरसे बाद जब गाज़ीउद्दीन के बाद नसीरुद्दीन तख्त नशीन हुआ और हकीम मेहदी दरबार का हिस्सा बने, तो हकीम मेहदी ने गोया को बरतरफ कर दिया। इन हालात में गोया लखनऊ से निकल गए और अपने जाए पैदाइश का रुख किया। बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारी और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ।
ادبی لحاظ سے گویا کا ایک دیوان ہے جو 1842 عیسوی میں تالیف ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی اہم تصنیف بستان حکمت کے نام سے ہے، جو ملا حسین واس کاشفی کی فارسی تصنیف انوار سہیلی کا اردو ترجمہ ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے ناسخ کے شاگرد ناسخ کے رنگ کو آگے بڑھانے والے۔ آگے کی ویڈیو میں ہم سلسلہ ناسخ کے دیگر اہم شعراء کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔